कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप एक नॉर्मल सा सर्किल बनाइए। सबसे पहले एक नॉर्मल सा सर्किल बनाइए, जो आप सर्किल जानते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्किल की इक्वेशन तो पढ़ी होगी। ठीक है, पढ़ी है पूर्वी। क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? तो वो होती है मॉड जेड इज इक्वल टू आर। क्या सभी बच्चे जानते हैं कि एक सर्किल की इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉड जेड इज इक्वल टू आर से? सर यस बेटा, बोलते रहिए। ओके, सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं है। समझो, तो बच्चों अगर हम कभी भी लिखते हैं कि मॉड जेड इज इक्वल टू आर, तो सर मॉड जेड के अंदर क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड के अंदर जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर? इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सर ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन आ तो रही है सामने सामने? हाँ सर अब आ गई। तो मॉड जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जेड की ओरिजिन से दूरी क्या है? 1 के बराबर है। जेड की ओरिजिन से दूरी क्या है? 1 के बराबर है। और बच्चों अगर आप z के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो आप z को लिख लो x प्लस आई वाई। तो इसका मतलब अगर मॉड के अंदर x प्लस आई वाई माइनस जीरो इक्वल टू आर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल। तो बच्चों अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, जिसमें सर्किल का सेंटर होता है 0,0 और रेडियस होती है r यूनिट। और इसी को बच्चों जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में समझेंगे तो ये आपको नजर आएगी मॉड z इज इक्वल टू r। दैट मींस z एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से दूरी क्या है? r है। तो क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आई, जितनी बात मैंने बताई अभी आपको? यस सर। यस। ओके, ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आई हो? क्योंकि मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ भाई तुम लोगों को, कुछ इसमें नए बच्चे भी हैं, मेरे को आइडिया नहीं है कि आप लोग कितना पहले से जानते हो, तो मेरे को बता देना। यस बेटा बोलिए। सर न्यू स्टूडेंट सर। सर मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था सर, मेरे पेपर चल रहे थे सर से। तो बेटा न्यू स्टूडेंट्स है तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले पढ़ा है बेटा? जब तक सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी सर, मिडवे में सर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सर रह गया था। तो बेटा आज का टर्न तो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपको पहले जितना समझ में आए तो आप उतने को ही समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग रोटेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और रोटेशन का कंसेप्ट ये आज की 6th क्लास होगी और इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जितने बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं पहले वो कंसेप्ट समझ लें कि यहाँ पर उनको ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि मॉड जेड इज इक्वल टू आर। तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है r यूनिट। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं और इस कंसेप्ट को कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों आपको जरूर पढ़ाया गया होगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? आप रिप्रेजेंट करते थे z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो बच्चों ये होता था
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जिसको यूलर्स फॉर्म में क्या लिखते हैं? पूर्वी आप बता सकते हैं इसको यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको यूलर्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूलर्स फॉर्म? तनिष्क बता सकते हो कैसे लिखते हैं उसको यूलर्स फॉर्म में? सर z is equals to mod z e I to the power theta. यस, ये हो गया z इज इक्वल टू मॉड z। मॉड z को कभी कभी हम लोग r भी कहते हैं और ये बन जाएगा e की पावर i थीटा। बिल्कुल सही जवाब। तो इसको हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया। और अगर आप यूलर्स फॉर्म समझते हैं तो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन का कंसेप्ट बताना काफी आसान काम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर अब आप देखते रहिए, मैं आपके पास एक सर्किल बना रहा हूं फिर से, आपके पास मैं एक सर्किल बना रहा हूं फिर से। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अब की बार मैं सर्किल की रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है इस सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका नाम है z1 इज इक्वल टू r टाइम्स e की पावर i अल्फा, तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सर्किल में क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कहोगे सर जो r है ना वो z1 का मैग्नीट्यूड है और अल्फा क्या है? अल्फा यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जो ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, मतलब जिसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों मैंने अभी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट करके दिखाया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? r। और बच्चों r यहां पे किसका काम कर रही है? सर्किल की रेडियस का। तो बच्चों देखो क्या ये आपको डायग्राम समझ में आया? इतना आपको बताया गया है? Yes sir. ओके Yes sir. ओके ओके। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, मेरे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर रहा हूं और उसका नाम है Z2, उसका नाम है Z2। और मजे की बात यह है कि उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? R। मतलब बच्चों मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि mod Z1 इज इक्वल टू mod Z2 इज इक्वल टू R। दैट मींस Z1 Z2 कहां लाई करेंगे? एक ऐसे सर्किल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस क्या है? R यूनिट। क्या है? R यूनिट। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्या हम Z2 को कैसे लिखेंगे? तुम कहोगे सर Z2 एंगल कितना बना रहा है? तो मैं Z2 का एंगल भी तुम लोगों को दिखाता हूं, जस्ट वेट करो। तो मैं आप लोग को Z2 का यहां पर एंगल भी दिखाने वाला हूं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल है आपका थीटा। तो बच्चों Z2 क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा R टाइम्स E की पावर क्या लिखेंगे? I टाइम्स क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस theta. अल्फा प्लस थीटा। यस। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहां पर Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड सेम है। और कभी भी आपके सामने कोई mod Z1 इज इक्वल टू mod Z2 इक्वल टू R लिखते हैं तो समझ लेना कि Z1 Z2 सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस R यूनिट। और बच्चों उसको मैंने एम्पलीट्यूड वाइज आर्ग्यूमेंट वाइज अभी अभी आपको बताया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग ने अगर लगातार क्लासेस की होंगी तो भी समझ में आएगा। ओके, तो अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? Z2 इज इक्वल टू R टाइम्स E की पावर I अल्फा इंटू E की पावर I थीटा। ये हो गया। इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि Z2 इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो पूर्वी, बेटा इधर ध्यान दो। पूर्वी तुम क्लास में हो? भाई आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. तो पूर्वी अभी तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो पूर्वी हमको ये बताओ कि R इंटू E की पावर I अल्फा है, इसको हम क्या Z1 लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके, तो बेटा तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया Z2 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स E की पावर I थीटा। अब ये रिप्रेजेंट करता है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन को। तो बेसिकली बच्चों ये क्या लिखा है इस पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। ये जो एक्सप्रेशन अभी बन करके आया है Z2 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स E की पावर I थीटा, तो बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि आप
एक वेक्टर भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 भी कह सकते हैं। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कब ऑब्टेन करते हैं? जब हम Z1 को थीटा से कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं। जब आप Z1 को देखो, जब आप, मैं दूसरे डायग्राम दिखाता हूं, जब आप Z1 को रोटेट करते हैं कितना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है? Z2। तो बच्चों यही होता है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। मतलब आपने Z1 को रोटेट किया और Z2 को ऑब्टेन कर लिया। कितना रोटेट किया? थीटा। तो बच्चों इसको दो कंसेप्ट से भी समझ में जा सकता है। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो माइनस थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्लस थीटा होता है। बाय द वे यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंटली एंटी क्लॉकवाइज ही हर बार रोटेट करते हैं, तो प्लस थीटा ही आपको नजर आएगा। तो बच्चों यहां तक किसी को अभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमको बता सकता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी बच्चों के कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले के लेक्चर्स छूटे हुए हैं वो अपने एडमिन से कांटेक्ट करके अपने प्रीवियस लेक्चर्स जरूर पढ़ ले, वरना उनको आगे समझ में कम आएगा। ओके बच्चों, यहां पे अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको इस तरह से लिखते हैं? Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z0 इंटू ई की पावर आई थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, इस वाले एक्सप्रेशन को? कहोगे सर Z0 कहां पर है? तो हमने कहा बेटा Z0 रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कहां पे लाई करता है? ओरिजिन पे। ओरिजिन। हाँ, तो बच्चों अगर हम Z2 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स ई की पावर थीटा लिख रहे थे, तो वो Z2 माइनस 0 था और Z1 था Z1 माइनस 0। क्योंकि बच्चों आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है कि ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है Z1 माइनस 0। जैसे बच्चों आप ए बी वेक्टर लिखते हो तो ए बी वेक्टर क्या लिखते हो? ये होता है आपका ए बी वेक्टर, लिखते हो ना? उसी तरीके से बच्चों यहां पर आपके सामने वेक्टर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ऊपर वाली बात लिख रहे हो तो आप नीचे वाली बात भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चों नीचे वाली बात लिखने के बाद आपको ये बात जरूर याद रखनी होगी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान से देखना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन काम नहीं करेगा। और अगर मान लो उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको यूनिट वेक्टर में या उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे कन्वर्ट करते हैं? उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों अगर बाय द वे यहां पे तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि यहां पर Z2 और Z1 का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इनके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप लिखोगे Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z0 is equal to Z1 minus Z0 whole divided by modulus of Z1 minus Z0 into e की पावर I थीटा। ये है बच्चों रियलिटी में आपकी रोटेशनल थ्योरम। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीटली फिर से डायग्राम देखना चाहते हो तो आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये है Z0, ये है Z1, ये है Z2 और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा। तो बच्चों कभी भी अगर हमको रोटेशन अप्लाई करना हो तो रोटेशन अप्लाई करना आपको समझ में आना चाहिए कि वो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। यानी कि बच्चों हमें कौन सा वेक्टर ऑब्टेन करना है? Z2 माइनस Z0 को। और Z2 माइनस Z0 वेक्टर कब ऑब्टेन होगा? जब हम Z1 माइनस Z0 वेक्टर को थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। समझ में आया? और उसको एक्सप्रेशन में अगर हम लिखेंगे तो वो ऐसे नजर आएगा।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो सेम मैग्नीट्यूड के हो। तो सेम मैग्नीट्यूड को बनाने के लिए हम हर बार उनके क्या करेंगे, उनको मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? क्या यहां तक बच्चों आप लोग को समझ में आया कुछ कि मैंने क्या बताने की इतनी देर कोशिश की? दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन का कंसेप्ट कहते हैं। और अगर आपको इसको और समझना है तो आप इसको और भी समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको धीरे धीरे और भी बताता हूं, ये बातें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने को ध्यान से देखो, मैं फिर से आपको बताता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए जैसे बच्चों आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आप सीधा सीधा उसका तरीका फॉलो कर लीजिए। आप अगर प्रूविंग करेंगे तो प्रूविंग के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे। प्रूविंग मत करिए, आप सीधा सीधा मेथड फॉलो करिए कि कौन से मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है और किस तरह से सर इक्वेशंस लिख रहे हैं, क्योंकि प्रूविंग आपसे जल्दी नहीं पूछी जाएगी किसी की भी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको एक वेक्टर ऑब्टेंड करना है, उस वेक्टर का नाम है Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो वो वेक्टर आपका Z2 माइनस Z1 ये है। और अगर आप इस वेक्टर को ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप Z3 माइनस Z4 वेक्टर को थीटा के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। यही तो है। तो बच्चों Z2 माइनस Z1 वेक्टर कब ऑब्टेन होगा? जब आप Z3 माइनस Z4 के वेक्टर को कैसे रोटेट करोगे? थीटा के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुए तो इनके मैग्नीट्यूड सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इनको इन्हीं के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों अगर हम इस डायग्राम में कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लगाएंगे तो वो हमें इस तरह से नजर आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. बच्चों समझ में है? ओके, तो आई थिंक धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। तो मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया भी कम है कि आप लोग कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, वो धीरे धीरे फिर हम लोग रिदम में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी पहली वाली थ्योरी पे अगर किसी को डाउट हो तो वो अभी भी बता सकता है। जो आपको मान लीजिए कुछ पढ़ाया गया हो या समझ में नहीं आया हो तो आप हमको अभी बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से कुछ और आगे समझ में ना आए, तो आप हमको पहले ही से बता दीजिएगा। ओके बच्चों, तो आपके पास मैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लिखिए। लेट द, ध्यान से देखिएगा, लेट द, अब हम लोग क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। तो लेट द अफिक्स ऑफ 2 माइनस 4i BP, आप 2 माइनस 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप P मान लीजिए। ठीक है, देन OP इज रोटेटेड, देन OP इज रोटेटेड about O through an angle of, through an angle of 180 degree and is stretched, and is stretched 5 by 2 times, and is stretched 5 by 2 times. The complex number corresponding, the complex number corresponding to the new position of P is, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया है, अभी मैं इसको करवाने भी वाला हूं। पहले आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मान लो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है P। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है P। ये देखो मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट किया P। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों लिखा? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर
नंबर किस टाइप का है, 2, -4, मतलब 2 - 4i टाइप का है। तो दिस इज 2 - 4i। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हुआ क्या है बेसिकली कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया गया। कितने से रोटेट किया गया, क्वेश्चन में लिखा गया है 180 से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ओपी को रोटेट किया गया 180 से। तो बच्चों जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 से, तो ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट हो गया। ये मैंने इसको 180 से यानी कि पाई से मैंने रोटेट कर दिया। और रोटेट करने के बाद बच्चों मैंने क्या किया, इसको मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ा दिया। क्योंकि पहले अगर इसका मैग्नीट्यूड था r, तो मैंने स्ट्रेच करके इसका मैग्नीट्यूड कर दिया 5/2r। मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया पाई के एंगल से और स्ट्रेच करके इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, 5/2r कर दिया। क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों अब ये हमसे पूछ रहा है जो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना है z, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना है z, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो तुम लोग कहोगे सर ये तो बहुत आसान काम है, अभी हम बता देते हैं। देखिए सर, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन हुआ है वो है z-0, वो है z-0, मतलब z0 is 0। और ये तभी ऑब्टेन हुआ है जब आपने ओपी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ओपी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, 2 - 4i। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना रोटेट किया है, e⁻i थीटा, थीटा की जगह पाई लिख दिया। ठीक है, और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो भी था हमने उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर r है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपने ऑब्टेन कर रहे हो उसके बाद उसको स्ट्रेच कर दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5/2r। क्या है, 5/2r, क्योंकि यही तो हमने बताया कि स्ट्रेच करके उसकी लेंथ बढ़ा करके 5/2r कर दी गई, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5/2r। और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मान लो r है। ठीक है, और अगर आप r की वैल्यू लिखना चाहो तो r मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू लिखना चाहो तो 2² + 4²। लेकिन r की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से। तो ये कितना हुआ, 16 + 4 दैट इज 20। अब बच्चों आप ध्यान से देखें तो आप यहां से z आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे z, ये r से r कैंसिल हो गया और आपके पास यहां पर बन जाएगी इक्वेशन। क्या बनेगी, 2/5 z is equal to 2 - 4i times e⁻i pi। e⁻i pi क्या होगा बच्चों, cos pi + i sin pi। cos pi की वैल्यू बच्चों क्या होती है, क्या बताई थी, -1। -1। हाँ, cos pi, दिस इज cos 180 is -1। तो बच्चों यहां से आप z के कोऑर्डिनेट सिंप्लीफाई करके आप निकालेंगे, तो z के कोऑर्डिनेट हमको बता दीजिए कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं -5 + 10i। तो बच्चों इस तरह से आपने एक भी जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन वर्क्स, रोटेशन का कंसेप्ट किस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं क्वेश्चंस आपको और भी इजी कर सकता हूं, या थ्योरी में आपको काफी इजी भी पढ़ा सकता हूं अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। क्या सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अनिमेश, अन्वेषा, आर्यन, यस सर। भानु, ओके। अच्छा बच्चों अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे को अभी, हमको तो डाउट लग रहा अभी, इसलिए मैं आपसे कोई कुछ क्वेश्चन एक दो पूछ के देखता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा आइडिया समझ में आएगा कि अभी आप कर क्या रहे हो बेसिकली। तो मैं एक दो क्वेश्चंस भी अभी आपको देता हूँ करने के लिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका समझ में आ जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में। अच्छा बच्चों ये बताओ, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया z - z1 is equal to z - z2, ठीक है, और मैंने पूछा आपसे फाइंड द लोकस ऑफ z, फाइंड द लोकस ऑफ z। क्या आप बता सकते हो कि इसमें z का लोकस क्या है? ओके, एनीवन, कोई बता सकता है? ओके बच्चों देखो, मैंने कहा था ना मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी आपके ऊपर, लेकिन बच्चों मैंने जो आज की क्लास में बताया अगर आप उतना ही सोच लें
तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। बच्चों जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो क्लास Z1 स्टार्ट minus करने Z2 क्या बोल रहे हो बेटा? Z1 minus Z2 लोकस होगा सर। नहीं बेटा, आप अभी जो आप बता रहे हो ना Z1 माइनस Z2 लोकस होगा, ऐसा बच्चों लोकस में कुछ होता ही नहीं है। मेरी बात समझो, बहुत दूर दूर तक अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, समझो मेरी बात। बच्चों जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा है कि ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा मत पढ़िए, आप कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने तो आपसे अभी वही चीज पूछी है जो ऑलरेडी आपको बताई गई होगी। देखिए मेरे यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है Z1 और Z2 के बीच की दूरी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 और Z2 के बीच की दूरी। लेकिन आपको ये समझ में ही नहीं आता, तो मैं आपको एक बार ये भी समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, ध्यान से सुनो, आप समझते क्यों नहीं हो? अगर आपके पास कोई पॉइंट है x1 y1, कोई पॉइंट है x2 y2, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? ये जानते हो कि नहीं जानते हो कि दो Yes, पॉइंट्स के sir. बीच की डिस्टेंस? ये तो जानते होगे ना। लेकिन बच्चों अगर मैं यही चीज आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछ रहा हूं, तो Z1 क्या है आपका? Z1 है आपका x1 y1, मतलब उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? x1 प्लस आई y1। Z2 क्या बन जाएगा? x2 प्लस आई y2। ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ा रहे उतना समझ के पढ़ो। अगर आपके पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होता है और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर Z1 होगा x1 प्लस आई y1 और माइनस Z2 है x2 प्लस आई y2। यही तो होगा। तो बेटा हमको ये बताओ कि ये आया क्या? कहोगे सर रियल रियल के साथ आ जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आ जाएगा। बोलो भाई, ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? क्यों भाई? Yes, sir. ये Z1 माइनस Z2 है कि नहीं है? ओके। अब बेटा हम तुमसे कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो, तो क्या तुम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नहीं ले पाओगे? मॉडुलस कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही तो होता है ना मॉडुलस। क्यों? Yes, sir. तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Distance between क्या? Z1 and Z2. Distance between x1 y1 x2 y2 which is known as Z1 and Z2। तो बेटा मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी लिखते कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो आप समझ जाना कि वो रिप्रेजेंट करता है Z1 और Z2 के बीच की दूरी। खूब सारा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन समझो तो पढ़ाया क्या मैंने। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। ओके, ये पॉइंट किन बच्चों को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो? सबको आ गया? तो बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे Z का लोकस क्या होगा? सर Z का लोकस Z1 एंड Z2 के बीच में मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सर। हाँ देखो, एक बच्चा कुछ समझा और कुछ बोला। सर उसने कहा कि सर आपने इतनी देर गला फाड़ा तो हम ये समझ गए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस, और सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z और Z2 के बीच की डिस्टेंस, और सर यहाँ बीच में इक्वल का साइन है। तो सर ये क्या बताता है? ये बताता है कि Z की Z1 से जो दूरी है वही Z की Z2 से दूरी है, यानी कि Z की Z1 और Z2 दोनों से डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। Equal. तो कहोगे सर ऐसे केस में तो Z1 यहां रख दीजिए, Z2 यहां रख दीजिए और Z को ठीक बीचों बीच लिख दीजिए। तो सर ये समझ में आता है कि अगर Z
Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो उसकी Z की Z1 से डिस्टेंस और Z की Z2 से डिस्टेंस बराबर होगी। तो जरूरी है क्या वो सिर्फ मिड पॉइंट पे लाई करे? वो मिड पॉइंट पर यानी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग पे Z कहीं भी हो सकता है। Z यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये डिस्टेंस क्या होती हैं? हर बार बराबर होंगी। ये डिस्टेंस क्या होंगी? हर बार बराबर होंगी। हर बार ये क्या फॉलो कर रहा है? Z माइनस Z1 की जो डिस्टेंस होगी वही Z की Z2 से डिस्टेंस होगी। तो Z कहाँ लाई करता है? Z लाई करता है Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द लोकस ऑफ Z, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। तो बच्चों मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं यहीं पर रुका रहूंगा, क्लास यहीं पे खत्म कर दूंगा। पहले बताओ समझ में आया? क्यों भाई? Yes. ओके। तनिषा समझ में, तनिष्क समझ में आया? तनिष्क, तनिष्क यस सर। ओके। एक तो बच्ची इसमें और है, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं। सांची बेटा तुमको समझ में आया? यस सर। ओके सांची, अगर आपको समझ में आया तो बेटा फिर मैं कुछ पूछूंगा वो भी बताना, सिर्फ बैठो नहीं, तुम लोग जवाब देने हैं तुम लोग को। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मेरे को जवाब देना। चलो मेरे लिखो, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z is equal to x plus iy which satisfy the equation। ध्यान से देखो, the complex number Z is equal to x plus iy which satisfies the equation। तो बच्चों इक्वेशन ध्यान से देखिए, वो है Z minus 5i। सांची मैं पूछूंगा, देखिए क्या बता रही हो, अगर नहीं बता पाओगी तो फिर हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करना तुम ही बताओ। ओके बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्स नंबर Z which satisfy the equation lie on। तो बच्चों इसके चार ऑप्शंस हैं और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, द एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5, तीसरा ऑप्शन है सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, और चौथा ऑप्शन है y एक्सिस। चलिए तो अब हाँ, क्या बोला बेटा? ए ऑप्शन एक्स एक्सिस। ए ऑप्शन है एक्स एक्सिस। देखें एक बच्चे का बेटा मेरा नाम बता दो जरा, अपना क्या नाम है? आदित्य चतुर्वेदी। आदित्य। आदित्य ने आंसर बताया ए पार्ट, और कोई आंसर बताएगा? आदित्य के अलावा इसमें तो काफी बच्चे हैं लेकिन बोली कोई कुछ नहीं रहा। अनिमेश, आर्यन, आसद वाहिद, भानु, कौस्तुभ। कौस्तुभ तो वही पुराना बच्चा है। कौस्तुभ बेटा तुम्हें याद आ रहा है, कुछ बताओगे? साची बताओगी बेटा क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी डी, अभी तो सिर्फ एक आंसर आया है ए। सर आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ बिल्कुल। देखो बच्चों यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम है अन्वेषा। अन्वेषा कह रही कि सर आपने पढ़ाया है कि अगर मॉड के अंदर Z1 अपॉन Z2 होता है तो वो ब्रेक हो जाता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, है ना अन्वेषा? ऐसे ब्रेक किया अन्वेषा? ब्रेक किया ऐसे कुछ किया?
Yes, sir. ओके, तो ब्रेक करते हैं, आ जाओ। चलो भाई, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो हम ऐसा करते हैं, इसी के बाद यार एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, वरना नोट्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने पेज जस्ट क्रिएट किया है, वेट करो। ठीक है, ओके। तो बच्चों, यहां पर आपके पास था z माइनस 5i। भाई इतना समझाने के बाद भी अगर एक ही बच्चा आंसर बताएगा तो देश का भला कैसे होगा, विकास कैसे होगा? क्यों भाई? तो आप कहोगे सर ये जो मॉड है ना, इसको ऊपर नीचे ब्रेक कर दीजिए। देखो मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया। ये स्टेप समझ में आया सबको बच्चों को? क्यों भाई? और उधर 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 5i इज इक्वल टू z प्लस 5i। मैंने इसको उधर कर दिया। बताओ भाई, अन्वेषा समझ में आया? Yes, sir. इतनी देर में तो पूर्वी को भी आंसर बताना चाहिए, सांची को भी बताना चाहिए। सांची देखो बेटा, ये क्या बताती है हमें इक्वेशन? सांची कुछ याद नहीं आ रहा है? अभी बताया था ना, z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, ऐसा कुछ बताया था। Yes, sir. तो बेटा उसको कंपेयर करो ना, सीखना तो पड़ेगा ही। तो कहोगे सर ये z1 की जगह क्या लिखा है? हमने कहा बेटा z1 की जगह लिखा है 0 प्लस 5i। और सर z2 की जगह क्या लिखा है? सर z2 की जगह लिखा है 0 माइनस 5i। देखो अन्वेषा, ध्यान दो, ये तुम्हारा z1 है और ये तुम्हारा z2 है। देखो कंपेयर करो ऊपर वाले से, z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि z कहां लाई करेगा? z लाई करेगा z1 और z2 की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी। तो z कहां पर है? ये है z, ये है z। और z1 क्या है? क्योंकि सर z1 आपका है 0,5। क्या है? 0,5। और z2 क्या है? 0,-5। ध्यान से देखो, एक 0,-5 है, एक 0,5 है। तो बेटा ये z कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्योंकि बेटा ध्यान से देखो कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे? किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो कहां लाई करता है? y एक्सिस पे। तो बेटा ये y एक्सिस पे ये भी पॉइंट है, y एक्सिस पे ये भी पॉइंट है, तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होगा? x एक्सिस। यानी ये कहां पे लाई करेंगे? x एक्सिस पे लाई करेगा z। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई पूर्वी, बच्चों समझ में आया कुछ? तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। देखिए किसने ऑप्शन भेजा। अच्छा पूर्वी ने ऑप्शन भेजा, ओके। अच्छा पूर्वी ने आंसर भेजा है, पूर्वी ने कहा है ए पार्ट सर आंसर है, ठीक है ओके। ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी ना समझ में आया हो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट सर इतनी देर से गला फाड़ के क्या चिल्ला रहे हैं? आई थिंक आपको समझ में तो आना चाहिए भाई, बहुत देर तक समझा दिया। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह सब पढ़ ली है? यस सर। अरे वाह, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ ली आपने, तब तो फिर पार्टी बनती है एक क्वेश्चन की। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कब पढ़ ली भाई? बहुत जल्दी पढ़ ली, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
कंसेप्ट ऑफ रोटेशन मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आपको बहुत सारी पहले की चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चंस के जवाब देते रहिए। चलिए अब हम लोग एक अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let Z and omega be complex number. Let Z and omega be complex numbers such that, ध्यान से देखिएगा, such that, थोड़ा सा इजी कर दें क्या, पता नहीं कर पाओ ना कर पाओ, हमको भी डाउट लग रहा है। तुम लोग ने कितना पढ़ा हुआ एक बार चेक कर लें जरा। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नहीं देते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। लेट्स जस्ट वेट, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। इफ mod z1 इज इक्वल टू mod z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू पाई, ठीक है, देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये लो बच्चों क्वेश्चन मैंने दिया है, काफी आसान क्वेश्चन, इससे मैं आपको काफी सारी चीजें रिवाइज भी करा ले जाऊंगा अगर आपको नहीं आती। यस बच्चों, कोई आंसर बताए इस क्वेश्चन का। mod of z1 is equal to mod of z2 and argument of z1 upon z2 is equal to pi, then z1 plus z2 is equal to, आंसर बताना स्टार्ट करिए। चलो आंसर बताना बच्चों स्टार्ट करो। हाँ, क्या हर बच्चा जानता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है? ओके स्टार्ट करें, देखो किस तरह से करेंगे। ऑप्शन सी 0। ऑप्शन सी 0, ओके ऑप्शन सी 0, मैं चेक करता हूं अभी थोड़ी देर में तुम्हारा ऑप्शन सी। और कोई? ओके तो मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बच्चे यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पे लिखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू पाई। तो बच्चों ये आपको थ्योरी में जरूर पढ़ाया गया होगा, आप इसको लिखते होंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई। क्या इस तरह से आप लिखते हो? Yes, sir. 0. 0। ओके वन मोर ऑप्शन 0। ओके 0. 0। यस सर 0। ओके गुड। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ अभी किया था। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है mod z1 और एक है mod z2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको हम r मान लेते हैं। तो z1 हो गया आपका r टाइम्स e की पावर i थीटा 1, उसको ऐसे लिख देते हैं, और z2 हो गया r टाइम्स e की पावर i थीटा 2, आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिख दिया। तो बच्चों यहां से ये बात क्लियर है कि z1 का आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिखा है? थीटा 1। z2 का आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिखा है? थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या मैंने ऐसे लिखा, समझ में आया? और अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो आगे तो क्वेश्चन खत्म, आगे क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म किया मैंने? मेरे को क्या निकालना है? z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 कितना होगा? होगा r टाइम्स e की पावर i थीटा 1 प्लस e की पावर i थीटा 2। ठीक है, और बच्चों यहां पर हम समझ चुके हैं कि थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा 2। तो हमने थीटा 1 को लिख दिया पाई प्लस थीटा 2। ठीक है, अगर हम सही से करते हैं तो इस तरह से सारे स्टेप्स धीरे धीरे करके चलेंगे। ये होगा बच्चों e की पावर i पाई इंटू e की पावर i थीटा
2 प्लस e की पावर i थीटा 2। तो बच्चों e की पावर i पाई क्या होगा, cos पाई प्लस i sin पाई, वो हो जाएगा -1। यस। और बच्चों ध्यान से देखिए z1 प्लस z2 को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू कैंसिल होकर के 0 आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। आई थिंक सभी बच्चों को ये आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट पता है, तभी आपने इतनी जल्दी से आंसर दिया है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये पढ़ा है, पता है, पढ़ा हुआ है, तो आपने तभी आंसर दिया है। तो बच्चों ठीक है, अच्छी बात है, आपने आंसर दिया। फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता हो तो बिल्कुल वो मेरे से पूछे, वरना हम लोग अभी आगे एक रोटेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस रोटेशन के क्वेश्चन पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और उसमें सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे किया जाए। रेडी फॉर द क्वेश्चन फॉर रोटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. Suppose Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in circle mod Z is equal to 2. If Z1 is equal to 1 plus I root 3, then Z2 and Z3 are equal to, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। इसे आपको परफॉर्म करना है पूरी ताकत के साथ। ठीक, तो बच्चों मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि Z1, Z2, Z3 ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल में, और सर्किल की इक्वेशन है mod z इक्वल टू 2। तो बच्चों मैं आपको बहुत देर तक ये बात समझा चुका हूं कि mod z इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। अब आप ये सब समझते हैं, तो मैं यहाँ पर सर्किल तो बना ही देता हूं। ये सर्किल आपका बन के तैयार हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर हमारे पास गिवन है, यहां पर हमारे पास गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, Z1, Z2 और Z3। ठीक है, और सर्किल का सेंटर क्या है, ओरिजिन। सर्किल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, ये मैंने बना दिया। और रेडियस कितनी है, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब बच्चों आप हमको ये बता दोगे कि ये एंगल कितने होते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा। कहोगे सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड होगा, यानी कि 360/3, यानी कि 120। कितना हुआ, 120, यानी कि 2π/3। तो ये सारे एंगल कितने हैं बच्चों, 2π/3। ये बात समझ में आती है सर? यस बेटा। सर Z2 की वैल्यू 1 माइनस आई रूट 3 एंड Z3 की वैल्यू -2 होगी सर। यस, बहुत बढ़िया बेटा जवाब। आपने तो मतलब काफी अच्छे से जवाब भी दे दिया। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों हम लोग इसका वर्किंग बाकी बच्चों को भी समझा देते हैं, और इसका आंसर भी अभी हम लोग टैलिंग कर लेंगे कि सही आ रहा है कैसे आ रहा है। ओके बच्चों, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, दिस इज 1 + I रूट 3। ये एक कोऑर्डिनेट मेरे पास पहले से गिवन है। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यहाँ पे धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। ये बच्चों है Z1 - 0, ये है Z2 - 0, और ये है Z3 - 0। ठीक है, ओके। तो बच्चों आप ये बताओगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करें और क्वेश्चन कर लें।
तुम कहोगे सर सबसे पहले हम Z1 को लिखते हैं, तो Z1 का पोलर फॉर्म आप बता सकते हैं? Z1 का पोलर फॉर्म क्या होगा? Z1 का पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? Z1 का पोलर फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1, तो बच्चों 1 प्लस आई रूट 3 का मॉडुलस लेंगे तो 2 आएगा, और जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा वो tan इनवर्स y बाई x होगा, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, यानी कि 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा e की पावर i पाई बाई 3। तो बच्चों ये तो आपका मैंने Z1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बताओ बच्चों Z2 को आपको ऑब्टेन करना है, तो बच्चों अगर आप Z2 को ऑब्टेन करना चाहते हो, ध्यान से देखना, अगर आप Z2 को ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको Z1 माइनस Z0, मतलब वो तो ओरिजिन ही है, आप Z1 वेक्टर को क्या करोगे? रोटेट करोगे, कितना? 2 पाई बाई 3, है ना? तो Z2 वेक्टर क्या हो जाएगा? Z2 वेक्टर हो जाएगा Z1 टाइम्स e की पावर i थीटा। थीटा कितना है? 2 पाई बाई 3। क्या ये इक्वेशन सभी बच्चों को समझ में आई कैसे लिखी? Z2 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स e की पावर i थीटा। Z1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू e की पावर i पाई बाई 3 इंटू e की पावर i 2 पाई बाई 3। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो i टाइम्स पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हुआ? 3 पाई बाई 3, यानी कि पाई cos पाई प्लस i sin पाई, वो -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। क्या ये बच्चों आपका निकल के आया? चेक करिए बच्चों। यस सर। ओके, इसी तरह से बच्चों अब आपको Z3 भी ऑब्टेन करना है, तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, मैं Z3 के लिए इक्वेशन बनाता हूं। इधर आइए, मैं कह रहा हूं अगर आपको Z3 ऑब्टेन करना, तो Z3 तभी ऑब्टेन होगा जब आप Z2 को कितना रोटेट करेंगे? 2 पाई बाय 2 पाई बाई 3। यस, ये देखो बच्चों मैंने Z3 भी निकाल लिया, तो Z2 की वैल्यू -2 है, और सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो बच्चों अब तक आपने आंसर 100% निकाल लिया होगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा। जो Z2 सॉरी जो आपने Z3 निकाला है, वो Z3 आपका अब तक निकल के आ गया होगा। कितना आया? वो आया है आपका 1 माइनस आई रूट 2। रूट। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया है, लेकिन अभी भी किन्हीं बच्चों को अगर समझ में ना आया हो तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल समझ में ना आया हो कि क्वेश्चन को किस तरह किस डायरेक्शन में कैसे ले गए, तो वो अभी भी मेरे से आराम से पूछ सकता है। सर यस बेटा। सर ये Z1 की जो वैल्यू लिखी है आपने 2 इंटू e टू द पावर i पाई बाई 3, सर ये पाई बाई 3 कैसे आया? अरे ये पाई बाई 3 कैसे आया अभी बता देते हैं, जस्ट वेट। ये बेटा ऐसे आया है कि आपकी कोई क्लास छूट गई होगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बेटा ऐसा होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पोलर फॉर्म पढ़ाया जाता है। जैसे इसके पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई रूट, तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब पोलर फॉर्म पढ़ाया जाता है तो हमें ये रटवा दिया जाता है कि सबसे पहले जो पोलर फॉर्म होता है वो दिखता है z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन बच्चों ये जो थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो हर क्वाड्रेंट में बच्चा आपको आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में
जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब उसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, हो सकता है उसका x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो सकता है x और y दोनों ही नेगेटिव हो सकता है x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो। तो ऐसे करके हम लोग पहचान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स mod y by x। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस tan इनवर्स mod y by x। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स mod y by x। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो होता है माइनस टाइम्स tan इनवर्स mod y by x। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तभी ये निकल के आया है। अब बेटा जब तुम इसका मॉडुलस निकालोगे तो वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बच्चा ये वैल्यू 2 आएगी। और जब तुम इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है tan इनवर्स mod y by x। मॉड लगा रहता है, अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 10 पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 बन जाएगा। और इसका पोलर फॉर्म बन जाएगा z इज इक्वल टू mod z टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है बेटा। और बेटा ये जो होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको हम लोग यूलर्स फॉर्म में लिखते हैं e की पावर i थीटा। ऐसे आया। क्यों भाई, समझ में आया जिसने पूछा? यस ओके। तो बेटा तुमने ऐसी चीज पूछ ली, मेरे को डरा दिया है, तो आप अपने लेक्चर्स वगैरह पीछे वाले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर आपको थोड़े दिनों बाद डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वाली सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ तक तो समझ ही गए हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप लोग सब क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं? तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें? क्यों भाई? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और उससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये बच्चा आर्ग्यूमेंट कहती है, इसने मेरे को भी डरा दिया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सभी लोग करें। एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ a प्लस आई। आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, आपको उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 होल पावर 7, 1 माइनस रूट 3i होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस i होल पावर 16। तो किसमें है दम जो ये क्वेश्चन कराएगा मेरे को? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको बताना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो, उससे और जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, गुड। तो सबके यूलर्स फॉर्म हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। अभी बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका यूलर्स फॉर्म मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। क्या बताया था? 2 टाइम्स e की पावर i पाई बाई 3। याद आया? 7। बेटा जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट कोई मेरे को बता सकता है? 2 इंटू 2 टाइम्स e की पावर i माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। पावर 4, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद 1 माइनस आई, तुम कहोगे सर ये 2 टाइम्स नहीं, रूट 2 टाइम्स e की पावर i माइनस पाई बाई 4 60। यस बेटा, यस। तो बेटा अब थोड़ी सी और मेरी मेहनत कम करवा दो। तुम कहोगे सर ये 2 की पावर 7 हो गया, और सर ये 7 अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? i टाइम्स 7 पाई बाई 3। फिर बेटा ये 2 की पावर 4 हो गया, फिर i की पावर i टाइम्स माइनस 4 पाई बाई 3। अन्वेषा समझ में आ रहा है? Yes, sir.
बेटा रूट 2 को लिखेंगे 2 की पावर में हाफ, और 2 की पावर हाफ जब 16 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 8 बन जाएगा, और e की पावर I टाइम्स माइनस 16 पाई बाय 4, माइनस 16 पाई बाय 4 का मतलब कितना हुआ, माइनस का 4 पाई। बताओ भाई, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज खटाखट लगाओ, खटाखट। 7 और 4 कितना हुआ 11, और 11 माइनस 8 कितना हुआ 3, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3। तो बच्चों चलिए शुरू करिए अंताक्षरी। 7 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3, और नीचे वाला माइनस 4 पाई है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 पाई हो जाएगा। इसको इस तरह से कलेक्ट कर लो सारे आर्ग्यूमेंट्स, किए कलेक्ट, तो ये क्या हो गया 8 टाइम्स e की पावर I कितना हुआ, कोई मान्यवर है जो उसको बताएगा। तो e की पावर 5 पाई। e की पावर I टाइम्स 5 पाई, बहुत बढ़िया बेटा। तो बेटा ये 8 टाइम्स, अंदर बेटा थोड़ी सी और हेल्प कर दो, cos 5 पाई प्लस I साइन 5 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो साइन n पाई होता है वो 0 होता है जहां पर n क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब साइन 2 पाई भी 0 है, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी, सबके लिए साइन n पाई 0 होता है। लेकिन बच्चों जो cos n पाई होता है वो -1 की पावर n होता है, ठीक है, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर आपसे कोई cos पाई कहे तो cos पाई का मतलब आपने n की जगह 1 डाला होगा तभी cos पाई बनेगा, तो cos पाई -1, cos 2 पाई +1। यस बेटा क्या कह रहे हैं, -8 cos 5 पाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -8। तो इसी के साथ यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्यों भाई समझ में आया बच्चों। यस मेरे को पता नहीं है बाकी बच्चों को आ भी रहा है कि नहीं, बस यहाँ 4-5 बच्चे जवाब देते हैं और पूर्वी कुछ बता ही नहीं रही है, ना सांची बता रही है। सांची बेटा समझ में आया। Yes, sir. ओके तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, बस करें, एक क्वेश्चन और दें कि क्लास ओवर कर दें। तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो, तो चलो फिर एक क्वेश्चन और करो। z इज इक्वल टू cos 3 थीटा माइनस I sin 3 थीटा होल पावर 5 sin 5 थीटा प्लस I cos 5 थीटा होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा माइनस I sin 4 थीटा होल पावर 6। आपको बेटा इसको एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। एक्सप्रेस में लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, लेकिन कब, जब आपका थीटा क्या है π/6। देखें कौन जल्दी जल्दी करता है, लेकिन धोखा मत खा जाना, इसमें धोखे बहुत होते हैं। कहोगे सर इसमें धोखा है, क्योंकि आपने बताया था e की पावर I थीटा होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो सर यहाँ पे एक जगह धोखा है, क्योंकि जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें sin 5 थीटा प्लस I टाइम्स cos 5 थीटा लिखा है, तो सर उसमें धोखा है। तो धोखे को कैसे क्लियर करोगे, कहोगे I कॉमन ले लेंगे। हाँ ये देखो एक बच्चा ने बोला कि सर ये वाला जो ब्रैकेट है अगर आप उसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए एक काम कर लीजिए सर, I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए या I कॉमन ले लीजिए, जैसा आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। कई लोगों को I से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान लगेगा, क्योंकि अभी हमें लगता है आप लोग बिगिनर्स टाइप के हैं, तो आप लोग वैसे कर लीजिए। ये देखो बच्चों मैंने I से इसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, अंदर बन गया I स्क्वायर बन गया -1, तो ये बन गया माइनस cos
5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा होल पावर 4, और बच्चों नीचे आई की पावर 4 बनेगा। आई की पावर 4 क्या होता है? 1। और बच्चों उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर, cos ऑफ -5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -5 थीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यों भाई? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे? नो, ये अभी फॉर्म थोड़ा ना बना, ये माइनस का cos 5 थीटा है। एक काम करो, इसमें से अंदर से -1 कॉमन ले लो। जब अंदर से -1 कॉमन लोगे तो बनेगा cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, ठीक है? और जो -1 की पावर 4 होकर के बाहर निकलेगा तो वो +1 हो जाएगा। क्यों भाई? क्यों भाई? क्या ये बात समझ में आई कि अंदर से जब मैंने -1 कॉमन लिया तो -1 बाहर जब निकला तो -1 की पावर 4 लेके निकला तो वो +1 हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे cos ऑफ -5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -5 थीटा। अब ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये बच्चों क्या बन गया? ये बन गया e की पावर -i5 थीटा पावर 4 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन को खत्म करते हैं, दी एंड। सबसे पहला वाला पार्ट क्या होगा? सबसे पहले वाले पार्ट को आप लिखेंगे e की पावर i टाइम्स -3 थीटा। दूसरे वाले को अभी मैंने बताया e की पावर -i टाइम्स 5 थीटा। इसकी पावर क्या है बच्चों? 5। इसकी पावर क्या है? 4। और नीचे क्या है? e की पावर क्या है? e की पावर -i4 थीटा पावर 6। अब बच्चों उनको कलेक्ट कर लो। क्वेश्चन इज फिनिश। क्वेश्चन फिनिश। तो ये हो गया e की पावर -i15 थीटा, e की पावर -i20 थीटा डिवाइडेड बाय e की पावर -i24 थीटा। यहां तक समझ में आया? टर्म्स कलेक्ट करो। पावर -i11 थीटा। यस, एक बच्चे ने तुरंत बताया कि ऊपर वाले टर्म्स ऐड किए, नीचे वाला माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -i11 थीटा। बहुत बढ़िया बेटा जवाब। तो यानी यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू cos 11 थीटा माइनस आई साइन 11 थीटा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये याद रखिएगा कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos माइनस खा जाता है लेकिन साइन माइनस नहीं खा पाता, इसलिए साइन माइनस बाहर निकाल देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको थीटा की जगह क्या डालना है? π/6। अब बच्चों पूरा आंसर बता दो थीटा की जगह π/6 डाल करके। 11 π/6। 11 π/6 को कैसे ब्रेक करोगे? cos 11 pi/6 minus I sin 11 pi/6। यस बेटा, ब्रेक तो करो 11 π/6 को। 11 π/6 इज 2 pi minus π/6। 11 π/6 इज 2 pi minus थीटा। बोलो भाई, cos 2 pi minus थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी का cos लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो ये z इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/6, और साइन लेंगे तो नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I sin π/6। तो आंसर कितना आया? √3/2 प्लस I टाइम्स 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर।